नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रकाश मूल में। आज हमारे पास एक नया टॉपिक है जो कि है एक्सक्रिएशन यानी कि उत्सर्जन। और उत्सर्जन जो है एक्सक्रिएशन से क्लास 10th का हमने टॉपिक उठाया और इससे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। एक्सक्रिएशन क्या है, जिसके अंदर किडनी पढ़ेंगे हम, किडनी के अंदर यूरिनरी ब्लैडर जो है उसको पढ़ेंगे, उसके अंदर नेफ्रॉन क्या है। तो इस साल जो क्वेश्चंस जो हैं नेफ्रॉन से पूछने के चांसेस हैं। नेफ्रॉन की प्रोसेस पूछ सकते हैं, किडनी की प्रोसेस पूछ सकती है, इनका फंक्शन क्या है, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्सक्रिएशन होता क्या है, यानी कि ये जो उत्सर्जन जो होता है एक्सक्रिएशन, ये होता क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उत्सर्जन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि वेस्ट मटेरियल जो है हमारी बॉडी के अंदर, वेस्ट मटेरियल का मतलब हो गया कि अशुद्ध पदार्थ जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है उसको बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहेंगे, एक्सक्रिएशन के। इट इज़ अ प्रोसेस विच प्रेजेंट आवर बॉडी वेस्ट मटेरियल आर रिमूव फ्रॉम बॉडी एंड बॉडी पार्ट्स। जो क्या किया जा सकते हैं, बॉडी और बॉडी पार्ट्स से उनको रिमूव किया जा सकता है। अब आप कहोगे सर वेस्ट मटेरियल जो है वो होते क्या है। तो देखो दोस्तों, जो वेस्ट मटेरियल जो हमारी बॉडी के अंदर होता है उसको ब्लड के द्वारा फिल्टर किया जाएगा, मतलब ब्लड के अंदर से उसको निकाला जाएगा, वो किडनी उसको फिल्टर करेगी। अब आप कहोगे सर शुद्ध अशुद्ध वाला मैटर जो है वो तो हमने हार्ट में पढ़ लिया था, लंग्स में पढ़ लिया था कि अशुद्ध पदार्थ यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अशुद्ध रक्त और जो विशुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त जो है ये हमने जो है लंग्स और हार्ट में पढ़ा था। लेकिन वहाँ जो क्या था, वहाँ हमने पढ़ा था ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वहाँ हमने पढ़ा था ऑक्सीजनेटेड ब्लड पढ़ा था, ऑक्सीजनेटेड जिसको हम बोलते हैं शुद्ध रक्त। ठीक है, शुद्ध रक्त। और क्या पढ़ा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त। अब ये चीज़ एक्सक्रिएशन से डिफरेंट है। कैसे कि यहाँ जो होगा वो हम ऐसे समझेंगे कि यहाँ आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही, यहाँ जो है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसी को हम फिल्टर कर रहे हैं। वेस्ट मटेरियल का मतलब ये हो गया कि जो भी किसी प्रकार का अशुद्ध पदार्थ, फिर चाहे वो यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, ये जो चीज़ें जो हमारी ब्लड के अंदर वेस्टेज है जिनका कोई किसी प्रकार का यूज़ नहीं है, वो चीज़ें हम यहाँ पर इस एक्सक्रिएशन सिस्टम में, उत्सर्जन तंत्र में पढ़ेंगे। और बेसिकली जो उत्सर्जित पदार्थ जो है, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, वो सिर्फ यूरिया या यूरिन नहीं है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि बलगम, स्पटम या जिसको म्यूकस बोलते हैं वो हो सकता है, पसीना हो सकता है, स्वेट हो सकता है, इसके अलावा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है। तो हम पहले देखते हैं कि ये जो वेस्ट मटेरियल है ये है क्या हमारे पास। देखो, CO2 हो सकता है, वेस्ट मटेरियल है हमारे पास। बलगम, स्पटम हो सकता है, ठीक है, बलगम जिसको हम बोल सकते हैं, म्यूकस भी बोलते हैं इसको। उसके अलावा बलगम, इसके अलावा क्या हो सकता है कि सर स्टूल हो सकता है, ठीक है, जिसको हम मल बोल सकते हैं। इसके अलावा यूरिन यानी कि मूत्र निर्माण जो है उसकी प्रक्रिया पढ़ते हैं हम। इसके अलावा स्वेट हो सकता है, पसीना। अच्छा, आंसू हो सकते हैं हमारे, है ना, जिसमें साल्ट होता है। अब ये सब क्या है, ये सारा का सारा वेस्ट मटेरियल है। अब ये जो वेस्ट मटेरियल है इनको अलग अलग ऑर्गन से बाहर निकाला जाता है। CO2 को हमने लंग्स और रेस्पिरेशन पढ़ा था, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपने पढ़ा था कि किस प्रकार से CO2 जो होती है हमारी बॉडी के अंदर उसको किस प्रकार से बाहर निकाला जाता है। स्पटम यानी कि एक अलग ऑर्गन हो गया, अलग प्रोसेस हो गई। स्टल जो हमने पढ़ा था डाइजेशन के अंदर, जब हमने डाइजेशन पढ़ा था, डाइजेशन जब हमने पाचन पढ़ा था, तो पाचन के अंदर हमने स्टल यानी कि जो भोजन को पाचन करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर किस प्रकार से निकाला जाता है। यूरिन जो है इस क्लास में पढ़ेंगे। पसीना हो गया, स्वेट ग्लैंड्स होती है हमारे के अंदर, ग्लैंड्स आपने पढ़ी होगी, जो ग्रंथियां जो होती है ग्लैंड्स, उनमें स्वेट ग्लैंड्स होती है जो कि पसीने को बाहर निकालती है। अच्छा, अश्रु ग्रंथियां होती है, आंसू जो होते हैं वो भी एक प्रकार का साल्ट होता है। तो ये भी एक प्रकार का क्या हो गया हमारे पास, वेस्ट मटेरियल हो गया। अब ये जो वेस्ट मटेरियल जो है ये सारे जीवों में होता है क्या, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म जो हैं, जितने भी प्रकार के जीव हमें देखने को मिलते हैं, क्या उन सारे जीवों में देखने को मिलता है? बिल्कुल।
जितने भी जीव हैं, फिर चाहे वो यूनिसेल्युलर हो, यानी कि एक कोशिकीय जीव हो सकता है वो यूनिसेल्युलर, और वो मल्टीसेल्युलर भी हो सकता है, यानी कि वो बहुकोशिकीय जीव भी हो सकता है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो उत्सर्जन की जो प्रक्रिया है, यानी कि वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने की जो प्रोसेस है, वो यूनिसेल्युलर एक कोशिकीय जीवों में भी देखने को मिलती है और मल्टीसेल्युलर यानी कि बहुकोशिकीय जीवों में भी देखने को मिलती है। यूनिसेल्युलर को हम क्या समझ सकते हैं, जैसे कि सर हमने अमीबा में पढ़ा था 10th क्लास में, अमीबा में हमने पढ़ा था, पैरामीशियम में पढ़ा था। उसके अलावा मल्टीसेल्युलर यानी कि ह्यूमन्स आ गए, ह्यूमन्स हो गए, जितने भी एनिमल्स हो गए, ये सारे के सारे क्या हो गए, मल्टी सेल्युलर हो गए। मल्टी सेल्युलर समझ रहे हो ना, यानी बहुत सारी कोशिकाओं से जो जीव बनते हैं वो सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या हो गए, मल्टी सेल्युलर हो गए। अमीबा में भी क्या होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, यानी कि उसमें भी अमोनिया पढ़ते होंगे, अमोनिया और CO2, अमोनिया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सारे जो वेस्ट मटेरियल हमने अमीबा में पढ़ा था। तो अमीबा में क्या होता है कि सर अमीबा में सूडोपोडिया होता है, पाधाव विकसित होते हैं, अमीबा की कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होती है। यह क्या करता है, किसी आउटर इन्वायरमेंट से क्या करता है, कुछ फूड को अंदर लेता है, ठीक है, उसको अंदर लेने के बाद ये सूडोपोडिया को इस प्रकार से कवर कर लेता है, इसको पूरा यूज में लेता है, इस ये जो न्यूट्रिशन है, ये जो भोजन है, फूड जो है, इसको पूरा यूज में लेता है, इसको पूरा यूज करने के बाद वापस उसी प्रोसेस से क्या करता है, एक्सक्रीट कर देता है, इसको बाहर निकाल देता है, यानी कि इसमें से जो मेनली प्रोडक्ट होगा इसके लिए न्यूट्रिशन जो होगा वो उसको क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है, और जो बाकी वेस्ट मटेरियल जो होगा उसको ये क्या करता है, बाहर एक्सक्रिएट कर देता है। तो अमीबा में यानी कि यूनिसेल्युलर जीवों में भी हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से इनके अंदर जो है एक्सक्रेशन की प्रक्रिया जो है, उत्सर्जन की प्रक्रिया इनके अंदर देखने को मिलती है। मल्टीसेल्युलर में इतने सारी प्रोसेस होती है, लेकिन उसमें से हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले किडनी यानी कि नेफ्रॉन जो है, पहले किडनी को समझेंगे, उसके बाद हम किसको समझेंगे, नेफ्रॉन को समझेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं। देखो हमने क्या किया, एक थोड़ा सा डटी सा डायग्राम बनाया, गंदा सा डायग्राम बनाया है, और ये हमारे पास है यूरिन सिस्टम को हम समझा रहे हैं ना, और यूरिन सिस्टम को हम इसमें से समझ सकते हैं कि ये किडनी का फॉर्मेशन हम समझ रहे हैं, हम किडनी, ठीक है। अब ये क्या है सर, ये है हमारे पास किडनी यानी कि वृक सर, किडनी यानी कि वृक, और इसको गुर्दा भी बोलते हैं भाई, गुर्दा, ठीक है। अब ये जो है मेरे राइट हैंड है, तो ये क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी, राइट किडनी, और ये हो जाएगी लेफ्ट, लेफ्ट किडनी, ठीक है, जिसको वृक या गुर्दा भी कहते हैं। ये हो जाएगी यूरिन डक्ट, यूरिन डक्ट यानी कि मूत्राशय भी इसको बोल सकते हैं। ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, और ये हो गया यूरिथ्रल पॉइंट, ठीक है, या यूरिथ्रल डक्ट भी इसको बोल सकते हैं। ये होगी, एक तो है एरोटा जो क्या करती है, ब्लड को, बहुत सारा ब्लड लेके आ रही है, और एक जो है इसको हम बोल देते हैं वेना कवा, ठीक है, जिनको रेनियल आर्टरी भी और रेनियल वेन भी बोलते हैं, रेनियल आर्टरी और रेनियल वेन भी बोलते हैं इसको। अब हम ये समझेंगे सबसे पहले, ये क्या है, किडनी होती है सर, ये किडनी लगभग इसका साइज जो है लगभग 4 इंच, इंच को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके देख सकते हो, लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर इसका साइज होता है, और इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 2 इंच से 1 इंच, 2 इंच इसको आप मान के चलो, 2 इंच इसकी क्या होती है, चौड़ाई होती है। कलर इसका कैसा होता है, कैसे इसका कलर जो है ब्राउन बोल सकते हैं, या ब्राउन पर्पल जो है, ब्राउनरी पर्पल जो कलर है इसका होता है किडनी का, और इसका जो वजन है वो लगभग होगा 150 से 200 ग्राम, 150 से 200 ग्राम। अभी 150 से 200 ग्राम जो है किसमें है, ये मेल के अंदर है, पुरुषों के अंदर है, मेल में है ये, और फीमेल में कितना होगा, तो सर फीमेल में थोड़ा सा कम हो जाएगा, फीमेल में जो है लगभग 120 से 150 ग्राम के आसपास इसका वेट होता है। फीमेल में इतना साइज, इसका वेट कम क्यों होता है, साइज भी छोटा है, क्योंकि ये डिपेंड करता है उनकी बॉडी पे, ठीक है, वैसे तो बॉडी पे डिपेंड करता है, लेकिन हमने एवरेज जो है इसका वेट बताया है। और अब इसका काम क्या होता है, ये तो हमने समझ लिया कि सर ये इसके अंदर होता है,
इसका वेट हमसे इतना क्वेश्चन इसमें नहीं पूछेगा, इसकी प्रोसेस पूछ सकता है, और मेनली इसकी प्रोसेस ही है जो हमारे अंदर काम आएगी। इसका मेनली काम होता है फिल्टर करना, फिल्ट्रेशन का जो काम है किडनी का मेनली जो वर्क है वो क्या होगा, फिल्ट्रेशन का, फिल्ट्रेशन जिसको हम बोलते हैं निस्यंदन। निस्यंदन शुद्धिकरण अलग होता है बेटा ब्लड का शुद्धिकरण अलग होता है, प्यूरिफिकेशन जो होता है वो हार्ट करता है, एल्वियोली या जो हार्ट की जो प्रोसेस है वो वहाँ होती है लंग्स के अंदर। तो प्यूरिफिकेशन अलग होता है, फिल्ट्रेशन अलग होता है, तो इसे अलग रखें भाई, प्यूरिफिकेशन अलग होता है, यानी कि शुद्धिकरण का जो काम है वो लंग्स करते हैं ब्लड का, और यहाँ ब्लड का क्या हो रहा है, यहाँ ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। तो सर वहाँ किसका फिल्टर होता, वहाँ जो है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कैरी किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है ब्लड को क्या किया जाता है, वेस्ट मटेरियल को निकाला जा रहा है। वेस्ट मटेरियल क्या हो गया कि सर अमोनिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ठीक है, यूरिन जो बन रहा है, वाटर हो गया, साल्ट्स जो होते हैं जो बॉडी के अंदर एक प्रकार के वेस्ट मटेरियल के रूप में होते हैं, उनको बाहर निकालने की प्रोसेस जो है वो किडनी कर रही है, और वहाँ जो है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड की प्रोसेस जो है वो हार्ट के अंदर, लंग्स के और हार्ट्स के जो कॉम्बिनेशन उसमें हम पढ़ते हैं। अब ये क्या होता है, एक इसके अंदर चैम्बर्स होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, चैम्बर्स होते हैं, मिलियंस इसके अंदर चैम्बर्स होते हैं, हजारों लाखों की संख्या में इसके अंदर क्या होते हैं, चैम्बर बने होते हैं दोनों किडनी के अंदर, इधर भी होते हैं और इधर भी होते हैं, दोनों के अलग अलग काम है, एक ही काम अलग अलग क्या इसके अंदर भी चैम्बर्स हैं, इसके अंदर भी चैम्बर जो कि हजारों लाखों की संख्या में होते हैं, मिलियंस हो सकते हैं। अब ये जो चैम्बर जो होते हैं, जो ट्यूब्यूल्स होते हैं इनके अंदर छोटी छोटी, इन ट्यूब्यूल्स को बोलते हैं नेफ्रॉन, जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, नेफ्रॉन, इसी को पढ़ेंगे। तो एक बार इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से क्या होता है, जो मेन है महाधमनी जो है ये क्या करते हैं, बहुत सारा ब्लड लेके आ रही है, एरोटा द्वारा क्या आ रहा है, बहुत सारा ब्लड आ रहा है। अब ये जो ब्लड है ये कौन सा ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड नहीं समझना हमको, यहाँ पर हमें समझना है कि इसके अंदर वेस्ट मटेरियल प्लस में क्या है, ब्लड है, यानी कि इसके अंदर वेस्ट मटेरियल भी है, वेस्ट मटेरियल प्लस में क्या है, ब्लड है। ध्यान से देखना, यानी कि एक जो ये डक्ट है, ये जो बड़ी सी पाइप है ये क्या करती है, वेस्ट मटेरियल प्लस में ब्लड, यानी कि वेस्ट ब्लड आ रहा है इसके अंदर। अब ये ब्लड कहाँ गया, ये ब्लड चला गया इन किडनीज के अंदर। ध्यान से देखो भाई, ये दो डक्ट्स बनाए मैंने, एक डक्ट्स हो गई ये, ठीक है, और एक डक्ट्स हो गई ये, दो डक्ट्स हैं। तो एक डक्ट से तो क्या कर रहा है, ब्लड अंदर जा रहे हैं, किन के अंदर, इन किडनी के अंदर, यानी कि ऊपर से ब्लड आया। अब ये कौन सा है, वेस्ट ब्लड है। वेस्ट ब्लड जो है इस पाइप से, इस डक्ट से, बड़ी सी डक्ट्स है, इन डक्ट से कहाँ चला गया, इन किडनीज के अंदर चला गया। इन किडनी ने क्या किया, इन्होंने इस ब्लड को फिल्टर कर दिया। फिल्टर का मतलब क्या हो गया सर, निस्यंदन, यानी कि इन्होंने छान दिया, फिल्टर छान दिया, छानना या निस्यंदन, निस्यंदन किसने किया, इन किडनी, यानी कि इन किडनीज ने क्या किया, जो ब्लड यहाँ से आया था इनके अंदर वो इन्होंने छान दिया। वापस क्या होगा, अब ये जो डक्ट्स है, ये डक्ट्स इस प्रकार से आ रही है बाहर की ओर, ये डक्ट्स क्या करेंगी, जो ब्लड छन गया, जो ब्लड अब थोड़ा प्योर हो गया, थोड़ा अच्छा हो गया, उस ब्लड को क्या कर दिया गया, इस नीचे वाले डक्ट से इसे घुमाकर ऊपर की ओर भेज दिया। अब ये कहाँ चला गया, ये बॉडी ऑर्गन और हार्ट की तरफ चला गया। यानी कि एक तरफ से तो ब्लड आता है, इन किडनीज को वो ब्लड मिल जाता है, ये किडनीज क्या करती है, उस ब्लड को फिल्टर कर देती है, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, और फिल्टर करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल जो होता है ये यूरिन डक्ट से कहाँ जाता है, इस प्रकार से इन यूरिन डक्ट से आ जाता है इस यूरिनरी ब्लेडर में। अब ये क्या है, ये सर यूरिनरी ब्लेडर है, जिसको हम बोलते हैं मूत्राशय। ये मूत्राशय क्या करता है, स्टोर करके रखता है, किसको, यूरिन को। अब ध्यान से समझ लेना, मैंने क्या बताया कि ब्लड को फिल्टर कर रहा है, कौन कर रहा है, किडनीज फिल्टर कर रही है। और बेसिकली किडनीज फिल्टर नहीं करती है, किडनीज के अंदर ये जो ट्यूब हैं जिनको हमने नेफ्रॉन नाम दे रखा है, ये फिल्टर करती है। कहता ना कि बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो स्कूल के अंदर जो क्लासरूम्स हैं उनके अंदर बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, बच्चों को कौन पढ़ाता है, स्कूल नहीं, स्कूल के अंदर जो क्लासरूम्स हैं उनके अंदर टीचर्स पढ़ा रहे हैं। यानी कि यहाँ किडनी फिल्टर नहीं कर रही, करती तो किडनी है, क्योंकि वो नेफ्रॉन जो वो किडनी के अंदर ही है, करती तो किडनी है, लेकिन इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे किसका है, नेफ्रॉन का है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे डक्ट्स और ट्यूब्स के रूप में इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो ब्लड क्या आता है, इस धमनी, इस बड़ी वाली धमनी से इस डक्ट्स के अंदर क्या आता है, ब्लड आता है, इन किडनीज को ब्लड मिला,
इन किडनीज ने क्या किया, ब्लड को छान दिया, ठीक है, फिल्टर कर दिया। अच्छा किया किसने, नेफ्रॉन्स ने। ये बहुत सारे नेफ्रॉन आपस में क्या होते हैं, मिलकर एक डक्ट बनाते हैं ऐसे, ठीक है, वो कलेक्टिंग डक्ट होती है, हम बाद में पढ़ेंगे। और ये जो डक्ट है इस प्रकार से बाहर आ जाता है, इस प्रकार से सबको एक जगह इकट्ठा होता है, ये सारी एक जगह इकट्ठी होकर और इसके साथ मिलकर बाहर चला जाता है। अब इन किडनी में बचा क्या, इन किडनी में बच गया वेस्ट मटेरियल। तो जो वेस्ट मटेरियल होगा वो कहाँ आ गया, इस यूरिनरी ब्लैडर में, यानी कि मूत्राशय में आ गया। मूत्राशय क्या करता है, इस ब्लड को स्टोर, इस वेस्ट मटेरियल को स्टोर करके रखता है, जिसके अंदर यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, अमोनियम सल्फेट और वाटर, सॉल्ट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होती है। अब क्या होता है जैसे ही इसके अंदर थोड़ा स्ट्रेच होने लगता है ये, क्योंकि ये थोड़ा सा फैलने लगता है। स्ट्रेच क्यों होता है, क्योंकि सर इसके अंदर स्टोर हो रहा है ना, जैसे आप कोई भी किसी प्लास्टिक बैग या गुब्बारे के अंदर अगर आप पानी स्टोर कर देते हो, आप स्टोर करते जा रहे हो करते जा रहे हो, तो वो इससे फैलने लग जाता है। तो जब ये फैलने लग जाता है तो मसल्स के अंदर जो हमारी पेल्विक रीजन है, या जो पेल्विक कैविटी जो है, वहाँ पे हमें थोड़ा मसल्स के अंदर पेन देखने को मिलता है। उस पेन को कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन। और ब्रेन जो, यानी कि हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है, वो क्या, ब्रेन के आदेशानुसार ब्रेन के सिग्नल मिलते हैं कि इन मसल्स को क्या किया जाए, इसको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया जाए। कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही होगा तो ये मसल्स क्या होगी, नीचे की ओर प्रेशर हो गए, प्रेशराइज होने के कारण ये जो यूरिथ्रल जो पॉइंट्स है, यूरिथ्रल जो डक्ट्स है, और ये यूरिथ्रल डक्ट हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ये यूरिथ्रल डक्ट जो पेनिस के अंदर खुलती है, तो पेनिस के द्वारा उसको क्या होता है, बाय द ब्रेन सिग्नल इसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये तो हमने निकाल दिया, यूरिन को बाहर निकाल दिया। बनाया किसने, फिल्टर किसने किया, फिल्टर किया सर किडनी ने। लेके कौन आया, सर एरोटा, या इसको महाधमनी भी बोल सकते हैं। इसको लेके कौन जा रहा है, यानी कि ब्लड जो फिल्टर हो गया, जो फिल्टर ब्लड होता है उसको वहाँ वेना कावा द्वारा, यानी कि महाशिरा द्वारा उसको वापस भेज दिया जाता है। अब जो ये जो वेस्ट मटेरियल जो आ रहा है, जो कौन यूरिन डक्ट लेके आ रही है, यूरिन डक्ट से कहाँ गया, यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रल डक्ट से होता हुआ ये पेनिस से बाहर निकाल दिया जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा, सर एक किडनी थोड़ी सी नीची है, एक किडनी थोड़ी सी ऊपर है, इसका रीजन क्या है लेफ्ट साइड में किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है और राइट साइड में किडनी थोड़ी सी नीचे होती है। अब आपने पढ़ा होगा डाइजेशन, तो डाइजेशन में क्या पढ़ा था, सर डाइजेशन में हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा लीवर जो होता है ना, वो दो लोब होते हैं इसके। तो जो लीवर की जो लोब होती है ना, वो लोब, ये वाली जो लोब होती है थोड़ी सी बड़ी होती है थोड़ी सी लार्ज होती है, और ये नीचे की ओर होती है। तो इसके प्रेशराइज होने के कारण जो ऑर्गन्स हैं वो थोड़े नीचे की ओर आ जाते हैं, जिससे किडनी भी क्या होती है, थोड़ी सी नीचे आ जाती है। तो ये एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग होता है, एक दिन में नहीं होता है। ऐसे नहीं होता कि एक दिन में लीवर बढ़ जाता है और किडनी थोड़ी सी नीचे खिसक जाती है, ऐसा कभी नहीं होता। 1 इंच का भी फर्क जो है वो एक दिन में कभी नहीं आता है। एवोल्यूशन की जो प्रोसेस चलती है, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या होती है, ये चीज़ें डेवलप होती है, और उसी प्रकार जो है इसी तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है। तो इसलिए जो है राइट साइड की जो किडनी है थोड़ी सी नीचे की ओर धकी हुई होती है, और लेफ्ट साइड की किडनी वो थोड़ी सी ऊपर की ओर होती है अब हम देखेंगे कि इसके अंदर जो नेफ्रॉन है वो किस प्रकार से वर्क करते हैं। हमने क्या देखा कि किडनी की जो प्रोसेस है, किडनी से किस प्रकार से जो ब्लड है उसकी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, और किस प्रकार से यूरिन जो है वो यूरिन डक्ट से यूरिथ्रल मीडियस की ओर, यूरिथ्रल जो डक्ट्स है उसके द्वारा यूरिथ्रल मीडियस तक पहुंचता है। लेकिन उस किडनी के अंदर जो हमने किडनी पढ़ी थी, जो ये किडनी जो है इसके अंदर क्या होता है, ये बहुत सारी डक्ट्स होती है इसे, और ये जो बहुत सारी डक्ट्स जो होती हैं ये क्या करती है, आपस में इस प्रकार से एक कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ जाती है, इस प्रकार से एक कलेक्टिंग डक्ट अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट जो है ये इस प्रकार से यूरिन डक्ट से बाहर आता है। अब यहाँ से जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से जो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है। अब इसमें क्या है कि सर आपने बता दिया कि इसमें इसको बोलते हैं बोमेन संपुट, यानी कि बाउमन्स कैप्सूल, बाउमेन्स कैप्सूल, ठीक है। और इसको बोलते हैं समीपस्थ कुंडल नलिका, यानी कि प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड डक्ट्स भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और एक होते हैं दूरस्थ, जिसको बोलते हैं डिस्टली
कॉन्वोल्यूटेड डक्ट्स, ठीक है, जिसको दूरस्थ कुंडलित लिखा क्योंकि ये इससे थोड़ी दूर है तो उसको दूरस्थ और इसको समीपस्थ यानी कि पास में। इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले या हेनले का लूप, हेनले लूप लिख देते हैं उसको मैं, हेनले लूप, ठीक है। इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। अब देखो इसको क्यों पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जो किडनी जो होती है वो किडनी जो है सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार का स्कूल है, ठीक है। उस स्कूल में बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो कहाँ पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं क्लासेस के अंदर। तो मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये किडनी है, ये किडनी मेरे पास स्कूल है, ठीक है। ये किडनी जो है ये क्या है, ये स्कूल है। और इस किडनी के अंदर ये जो डक्ट्स है, ऐसे ये जो ट्यूब्यूल्स जो है, लोब्यूल्स या ट्यूब्यूल्स आप समझ सकते हो, इनको मैंने क्या नाम दे दिया, क्लासरूम। तो बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, क्लासरूम में, क्योंकि फिल्ट्रेशन की प्रोसेस जो है वो कहाँ हो रही है, वो इन डक्ट्स इनके अंदर हो रही है। तो हम यहाँ पे इसको समझेंगे। अब आपने ये बताया था कि सर ये जो किडनी के अंदर ये जो बड़ी बड़ी डक्ट्स आ रही हैं एरोटा, इसमें आपने बताया कि इस प्रकार से अंदर ब्लड अंदर जाता है, ठीक है। तो इसको मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो एक डक्ट जो होती है ना, ये बहुत सारी हो जाती है, ऐसे ऐसे बहुत सारी आर्टरीज बन जाती है ये, और इनमें से एक क्या होती है, ये अबवाही धमनी, ठीक है, जिसको बोलते हैं एफरेंट आर्टरीज, एफरेंट आर्टरीज, ठीक है। यानी कि ये जो एक डक्ट यहाँ से निकल रही है, इसके आगे बहुत सारे डक्ट्स ऐसे बन जाती है, उनमें से एक का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो है इसके अंदर जो है ब्लड आ रहा है। अब ये जो ब्लड आ रहा है ये कौन सा आ रहा है, सर ये वेस्ट ब्लड है, अशुद्ध रक्त है ये। वेस्ट ब्लड मतलब अशुद्ध, अशुद्ध का मतलब इसके अंदर बहुत सारी गंदगियाँ उपस्थित है, अशुद्ध रक्त आ रहा है, ये वेस्ट ब्लड आ रहा है। अब इस अशुद्ध ब्लड को यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। अब इसमें यहाँ पे दो बार ब्लड फिल्टर होगा, एक तो होता है फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मैं बोल देता हूँ, और दूसरी बार होता है रीऑब्जॉर्प्शन, रीऑब्जॉर्प्शन, ठीक है, यानी कि पुनः निस्यंदन की प्रक्रिया। एक बार तो होगा निस्यंदन, फिर होगा पुनः निस्यंदन। तो आपको मैं बता दूं कि जो निस्यंदन की जो प्रक्रिया होगी वो यहाँ बाउमन कैप्सूल के अंदर होगी। ये कप का आकार होता है, एक कप के आकार की तरह होता है ये, ठीक है। इसको बाउमन संपुट यानी बाउमन कैप्सूल बोलते हैं। तो ये जो एफरेंट आर्टरीज होती है ये क्या करती है, ब्लड को लेके आती है किसके अंदर, इस कैप्सूल के अंदर, इस बाउमन संपुट के अंदर, जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस क्या करता है, जो बड़े बड़े ब्लड के अंदर प्रोटीन्स होते हैं उनको छान देता है। तो आप ऐसे समझो, जो आटे छानने वाली जो अपने छाननी होती है घरों में, तो वो क्या करती है, बड़े बड़े कणों को तो क्या कर देती है, छान देती है, और जो छोटा मटेरियल जो होता है वो आटे के साथ मिक्स होकर नीचे चला जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर चाय छानने वाली छलनी है, तो चाय को जब छालते हैं तो बड़े जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो तो छन जाते हैं, और चाय के अंदर जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे चले जाते हैं। कुछ सेम प्रोसेस यहाँ पर हो रही है। यहाँ ये बाउमन कैप्सूल क्या कर रहा है, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं किसके अंदर, इस ब्लड के अंदर, ये जो वेस्ट ब्लड आ रहा है, इस वेस्ट ब्लड के अंदर जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है वो तो क्या करता है, ये बाउमन कैप्सूल छान देता है, और ये बाउमन कैप्सूल क्या करता है, उनको इस प्रकार से नीचे की ओर भेज देता है, और ये देखो ये इस प्रकार से करता हुआ हेनले की लूप तक ये पहुंच जाता है। तो यहाँ तो प्रोसेस होगी फिल्ट्रेशन की या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की, यानी कि जो बड़े बड़े प्रोटीन्स जो होते हैं, जो जो बड़े होते हैं, जिनका साइज़ बड़ा होता है, तो उनको ये छान देता है, कौन, बाउमन कैप्सूल। और इसके अंदर ये जो कैपिलरीज है ना बहुत सारी, इनको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये बाउमन कैप्सूल के अंदर बहुत सारी कैपिलरीज मिलकर क्या करती है, इस ग्लोमेरुलस का निर्माण करती है। तो इस बाउमन कैप्सूल ने क्या किया कि जो बड़े बड़े पार्टिकल्स थे उनको तो छान के कहाँ भेज दिया, हेनले के लूप में। अब रहे जो छोटे वाले जो हैं, और ये जो समीपस्थ कुंडल नलिका है ना, जिसको बोलते हैं पीसीटी, इसको बोलते हैं पीसीटी और इसको बोलते हैं डीसीटी। यहाँ बहुत सारे ये देखो डक्ट्स लगे हैं, यहाँ पे बहुत सारी डक्ट्स जुड़ी होती है, यानी कि बहुत सारी जो डिस्टली कॉन्वोलेटेड डक्ट्स जो होती है वो यहाँ पे जुड़ी होती है, 1 2 3 4 5, ये बहुत सारी होती है, जिसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। अब ये जो प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड डक्ट जो होती है ये क्या करती है, इस ब्लड के अंदर अभी भी छोटे छोटे पार्टिकल्स मिक्स हैं, जो कि ब्लड के लिए ज़रूरी है, बॉडी के लिए ज़रूरी है, एक्सक्रेशन के लिए ज़रूरी नहीं है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ भी। इस बाउमन कैप्सूल ने क्या किया, बाउमन संपुट ने क्या किया, ब्लड के जो बड़े पार्टिकल्स हैं, ब्लड के अंदर जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, जो कि क्या है, अशुद्ध है, जो वेस्ट है,
तो उन वेस्ट पार्टिकल्स को इस बाउमन कैप्सूल ने फिल्टर कर दिया, ठीक है, और उन बड़े बड़े पार्टिकल्स को इसे भेज दिया। अब होता क्या है, बड़े पार्टिकल्स निकल रहे हैं तो उसके साथ में कुछ छोटे बड़े पार्टिकल्स उसने छान दिए, सॉरी बड़े पार्टिकल्स ने इसने क्या कर दिया, छान दिया, और वो इस प्रकार से निकल गया। अब जो एक्स्ट्रा जो मटेरियल बच गया, जो छोटे पार्टिकल्स बच गए, उनको रीफिल्ट्रेशन होता है इसके अंदर। कहाँ पे, इस डक्ट के अंदर, जो धमनी है इसके अंदर। जब एक यहाँ जब इसका फिल्टर होता है तो उसको बोल सकते हैं हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हो रही है। लेकिन जब इन डक्ट्स के माध्यम से या इस हैनले लूप के माध्यम से इस ब्लड डक्ट के अंदर ये जो ब्लड वाले डक्ट्स है, जिसको हमने नाम दे रखा है एफरेंट और एफरेंट, जो डक्ट्स हैं, आर्टरीज हैं, इनके अंदर क्या होता है, अभी भी कुछ मटेरियल बच जाता है। तो उनको क्या हो जाता है, वापस अवशोषण की प्रक्रिया होती है, पुनः अवशोषण की प्रक्रिया, जिसे बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। तो एक बार मैं इसको पुनः एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो ये क्या है, एक नेफ्रॉन है, इसको बोलते हैं नेफ्रॉन। और ये नेफ्रॉन जो है बहुत सारे होते हैं। कहाँ होते हैं सर, ये किडनी के अंदर होते हैं। किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। ये नेफ्रॉन क्या करते हैं, ब्लड को फिल्टर करते हैं। कैसे कि सर, ये जो किडनी जो होती है ना, इनके अंदर बहुत सारी ऐसे डक्ट्स निकलती है, ऐसे 1 2 3 4 5। अब ये एक तो डायरेक्ट जा रही है किसके अंदर, किडनी के अंदर, लेकिन इसके अंदर ये जो एक एक डक्ट जा रही है, ये क्या एक एक नेफ्रॉन को कैरी कर रही है। यानी कि ये एक इस प्रकार से जो डक्ट निकल रही है, ये जो आर्टरीज निकल रही है, ये क्या करेगी, एक नेफ्रॉन एक बाउमन संपुट को बना लेती है ऐसे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बनते हैं, ये ऐसे बहुत सारे। ठीक है, इसमें से मैंने क्या किया, इसको एक को उठा लिया। अब यहाँ क्या हो रहा है, इस प्रोसेस को, ये जो है इसको बोलते हैं बाउमन कैप्सूल यानी कि बाउमन संपुट, और इसको बोलते हैं पीसीटी यानी कि प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड डक्ट्स। इसको बोलते हैं डीसीटी, इस वाले स्ट्रक्चर को, यहाँ पे जो इसे मुड़ी स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं डीसीटी यानी कि दूरस्थ कुंडल नलिका या डिस्टली कॉन्वोल्यूटेड डक्ट्स बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे नेफ्रॉन्स जो है, यानी कि बहुत सारी जो डीसीटी जो है, यानी कि डिस्टली कॉन्वोल्यूटेड डक्ट्स जो है, दूरस्थ कुंडल नलिका जो है, यहाँ पे इस संग्राहक नलिका यानी कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ी हुई होती है। और ये लास्ट में कहाँ चली जाती है, ये लास्ट में यूरिन डक्ट को भेज देती है। लास्ट में कहाँ चली जाती है, ये यूरिन डक्ट को भेज देती है। यूरिन डक्ट समझो ना, किडनी में हमने पढ़ा था कि वहाँ जो मूत्र नलिका जो है, यूरिन डक्ट जो है, वहाँ पहुँच जाती है कौन, ये बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट। तो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। प्रोसेस क्या होती है सर, प्रोसेस ये होती है कि ये जो एफरेंट आर्टरी जो होती है, अबवाही धमनियाँ जो होती है, ये क्या करती है, ब्लड लेके आ रही है। कौन सा ब्लड है सर, ये है वेस्ट ब्लड। वेस्ट ब्लड मतलब कि इसके अंदर यूरिन, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, सल्फेट, वाटर, सॉल्ट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं इस ब्लड के अंदर होती है। बाउमन कैप्सूल क्या करता है, बाउमन कैप्सूल जो बड़े पार्टिकल्स जो होता है ना, उनको तो छान देता है। यानी कि बड़े बड़े पार्टिकल्स को उसने क्या कर दिया, छान दिया। किसने, इस बाउमन कैप्सूल ने। अब बड़े पार्टिकल्स जो हैं वो क्या हो गए, इस प्रकार से छनकर जो है नीचे की ओर हेनले के रूप में आ जाते हैं। अब होता क्या है, इस ब्लड के अंदर अभी भी क्या है, वेस्ट मटेरियल होता है इस ब्लड के अंदर अभी भी, क्योंकि इसने तो बड़े बड़े निकाल लिए, छोटे पड़े हैं अभी भी इसके अंदर। क्योंकि बड़े पार्टिकल्स तो इस बाउमन कैप्सूल ने निकाल लिए, छोटे पार्टिकल्स को कौन निकालेगा, तो यहाँ पे कंज्यूम होगा, एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होगी, यानी कि अवशोषण की प्रक्रिया होगी। तो ये जो एफरेंट डक्ट्स जो है, ये इस प्रकार से यहाँ से निकलती है। और ये किसके टच में है, ये ब्लड कैपिलरीज है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ जैसे कि आप, कि ये जो है, ये तो हमारे पास है इस वाली हेनली लूप वाली डक्ट, और इसके टच में आ रही है हमारे पास ये आर्टरीज। ठीक है, जिसको हम ब्लड कैपिलरीज भी बोल सकते हैं। आर्टरीज जो हो गई वो है हमारे पास आर्टरीज। अभी जो आर्टरीज क्या करते हैं, जब इसके टच में आते हैं तो रीअब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया हो रही है। यानी कि इस ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल होगा वो कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है इस हेनले के लूप में। वेस्ट मटेरियल जो भी होगा वो इस हेनले के लूप में चला जाएगा। और अगर इस हेनले के लूप में अगर कोई ब्लड पार्टिकल्स रह गया, या कोई बढ़िया प्रोटीन्स रह गए, कोई बढ़िया विटामिन्स रह गए, जो ब्लड या बॉडी के लिए क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं, तो वो वापस इधर आ जाते हैं। यानी कि अगर बड़े बड़े पार्टिकल्स के अंदर इस बाउमन कैप्सूल द्वारा बड़े बड़े पार्टिकल्स के साथ में
अगर किसी भी प्रकार के अच्छे प्रोडक्ट्स, यानी कि प्रोटीन हो सकती है, कोई विटामिन हो सकती है, कोई अमीनो एसिड हो सकते हैं, जो कि इस डक्ट के अंदर आ चुके हैं, जो हैनले की लूप जो है जिसको बोलते हैं पीसीटी, यानी कि अगर इस पीसीटी ने इस ब्लड में से उनको एब्जॉर्ब कर लिया है, तो वो क्या होंगे, वो वापस किसको दे दिए जाएंगे, ब्लड वाले डक्ट को। और जो ब्लड के अंदर अगर कोई वेस्ट मटेरियल बच जाता है तो वो क्या हो जाता है, नीचे की ओर दूसरे डक्ट में। यानी कि यहाँ जो है पुनः अवशोषण की प्रक्रिया होती है। पुनः अवशोषण यानी कि पुनः निस्यंदन की प्रक्रिया होती है, जिसे बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, यानी कि पुनः निस्यंदन की प्रक्रिया होती है। तो पहले तो होती है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, यानी कि निस्यंदन की प्रक्रिया, और दोबारा होती है पुनः निस्यंदन की प्रक्रिया। तो यहाँ पर दो बार क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। पहली बार तो ब्लड का फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, बाउमन कैप्सूल में होता है, बाउमन संपुट में होता है। और दूसरी बार कहाँ होता है, जब पीसीटी जो होती है, जो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड डक्ट जो है, समीपस्थ कुंडल नलिका जो है, जैसे ही वो किसके टच में आती है, इस ब्लड आर्टरीज के टच में आती है। तो मैं इसको आपको ऐसे समझाता हूँ, एक बार इसको मैं मिटा देता हूँ। तो आप इसको ऐसे समझो कि ये क्या है, ये तो हमारे पास है हैनले लूप, ये इसको बोल देता हूँ मैं पीसीटी, ठीक है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड डक्ट, यानी कि ये वाली जो पाइप है, ये वाली। और इसके टच में जो है वो कौन सी है, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज, या इसको बोलता हूँ आर्टरीज, धमनियाँ हैं ये। अब मान लेते हैं कि इस बाउमन कैप्सूल ने बड़े बड़े पार्टिकल्स को छान दिया। उन बड़े पार्टिकल्स के अंदर क्या है, कुछ प्रोटीन्स भी हैं, कुछ विटामिन्स भी हैं, ग्लूकोज हो सकता है, क्या हो सकता है कि सर ग्लूकोज हो सकता है, ठीक है, प्रोटीन्स हो सकती है, सोडियम हो सकता है, ठीक है, मिनरल्स हो सकते हैं जो कि बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, बॉडी को नीड है उनकी। तो ये क्या करती है, ये ब्लड कैपिलरीज ये जो पीसीटी जो है, जो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड डक्ट जो है, समीपस्थ कुंडलित नलिका जो है, जो इस कलेक्टिंग डक्ट के पास जा रही होती है, जो यूरिन के अंदर मिक्स कर रही होती है, वो क्या करती है, इस ब्लड वाली पाइप को, ब्लड आर्टरी जो है, इनको दे देती है। इन ब्लड आर्टरीज के अंदर अगर किसी भी प्रकार का वेस्ट मटेरियल बच चुका है, वो किसको दे दिया जाता है, इसको दे दिया जाता है। और यहाँ होती है रीएब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया, यानी कि पुनः निस्यंदन की प्रक्रिया होती है। और ये जो होता है यहाँ पर लगभग 70% होता है, यूरिन का लगभग 70% पे जो पार्ट है वो यहाँ निकल जाता है। और ये जो अब जो है बाउमन कैप्सूल और ये जो ब्लड कैपिलरीज और पीसीटी के बीच में जो प्रोसेस हुई थी, वो सारा का सारा वेस्ट मटेरियल कहाँ पहुँच जाता है, इस प्रकार से पहुँच जाता है कलेक्टिंग डक्ट में, यानी कि संग्राहक नलिका में। अब संग्राहक नलिका क्या करती है, इसको दे देती है यूरिन डक्ट को। और हमने यूरिन डक्ट वाला क्या प्रोसेस पढ़ा था कि सर आपने बताया था कि ये जो किडनीज हैं, इन किडनी में जो ये निकल रही है, इसको बोलते हैं यूरिन डक्ट। और इस प्रकार से अंदर दो पाइप जा रही है। एक पाइप से तो ब्लड अंदर आया था, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हुई, किसने की, नेफ्रॉन ने की। कैसे की, एक तो बाउमन कैप्सूल ने की, और एक पीसीटी और ब्लड आर्टरी जो इनके बीच में हुई। टोटल बाद में जो है वापस कहाँ जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है। कलेक्टिंग डक्ट में किस में चला जाता है, यूरिन डक्ट में। और यूरिन डक्ट क्या करता है, इसको बॉडी से बाहर निकाल देता है बाई यूरिनरी ब्लैडर, एंड आफ्टर यूरिनरी ब्लैडर use penis and their last part of urethral meatus. Urethral meatus remove their waste material out of the body. तो ये जो प्रोसेस है कहाँ हो रही है, ये इसकी लास्ट प्रोसेस होती है। इसे बोलते हैं एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन यानी कि उत्सर्जन की प्रक्रिया। और ये जो उत्सर्जन है, हमने यूरिन का फॉर्मेशन पढ़ा है। यूरिन के फॉर्मेशन में क्या होता है कि सर उसमें यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, वाटर हो सकता है, और क्या हो सकता है सर, अमोनिया हो सकता है, ठीक है। और यूरिन बाहर निकलने के बाद वो अमोनियम सल्फेट में भी कन्वर्ट हो जाता है, वो एक आगे की प्रोसेस है। तो ये सारा जो मटेरियल है वो क्या हो जाता है, वेस्ट मटेरियल होता है। और ये वेस्ट मटेरियल कहाँ से निकलता है, ये ब्लड में निकलता है। ब्लड जो है बॉडी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर हम डाइजेशन को पढ़ते हैं तो हमने ये पढ़ा कि डाइजेशन के अंदर जो मोस्टली न्यूट्रिशंस जो होते हैं, जो मेनली प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो भोजन के मुख्य पोषक तत्व जिन्हें हम कहते हैं, वो कहाँ मिक्स हो जाते हैं, ब्लड के अंदर मिक्स हो जाते हैं। और ब्लड जो उनको क्या करता है, माइक्रोविलीज के द्वारा उनको बॉडी के अंदर
ऑब्जर्व कर लेता है, फिर बॉडी क्या करता है, जो डक्ट्स होती है, ब्लड कैपिलरीज होती है, ब्लड आर्टरीज होती है, वो पूरी बॉडी के अंदर उसको ट्रांसफ़र कर देती है। यानी कि डाइजेशन की जब प्रोसेस होती है, तो डाइजेशन की प्रोसेस में भी हम क्या करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, ब्लड का यूज़ करते हैं। जब रिप्रोडक्शन की फॉर्म होती है, तो जो क्रोमोसोम जो डीएनए के माध्यम से जो है वो जीन जो है वो आगे पहुंच रहे हैं, तो वहाँ पे डीएनए जीन और इसी की प्रोसेस हो रही है। अगर हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस पढ़ें, तो उसमें भी हार्ट का यूज़ हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें हार्ट चैम्बर का यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी डी ब्लड का यूज़ हो रहा है। तो बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा यूज जो है वो ब्लड का होता है। और इसी प्रकार जब हम एक्सक्रीशन को पढ़ते हैं, उत्सर्जन को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी जो हमारे पास उत्सर्जन, किडनी और नेफ्रॉन का जो यूज़ हो रहा है, वहाँ पर भी हमें ब्लड की यूज़ होती है। तो ये था हमारे पास एक टॉपिक जो कि था एक्सक्रीशन। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें। एग्ज़ाम नज़दीक हैं, तो इन टॉपिक्स को अच्छे से देखें। अगर आप क्लास को एक बार पूरी तरह से देख लेते तो आपको लिखने की भी आवश्यकता नहीं होगी, नोट्स बनाने की रिक्वायर्ड भी नहीं होगी, क्योंकि बहुत ईज़िली वे में, बहुत सामान्य भाषा में हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।